16 दिसंबर 2012 की वह रात जिसने एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसने घर से तो खुशियाँ लेकर निकली थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आज नरक बन जाएगी। हम बात कर रहे हैं उस लड़की की जिसका नाम ज्योति सिंह था। वह हमारे बीच तो अब नहीं है, लेकिन हम सभी उसे एक निर्भया नाम से जानते हैं। मैं सौरभ आज आपको बताने जा रहा हूँ 16 दिसंबर की वह घिनौनी रात जिसे हम लोग ब्लैक नाइट के रूप में जानते हैं, क्योंकि उस रात की जो घटना घटी उसे हम सभी निर्भया कांड के नाम से भी जानते हैं। सोलह दिसंबर दोपहर के करीब 3:30 बजे थे। दिन था रविवार। ज्योति सिंह अपने दोस्त अश्विन से बोलती है, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। दोनों दिल्ली के सेल सिटी मॉल में पहुंचते हैं। रात के करीब 8:30 का वक्त था जब दोनों ज्योति सिंह और अश्विन अपने घर जाने के लिए उस मॉल से निकलते हैं। मॉल से निकलते ही वो रिक्शा लेकर मुनिरिका बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। वहाँ उनको अपने घर जाने के लिए उनको एक बस दिखती है। जो बस पूरी तरह से खाली थी, लेकिन दूसरी बस ना मिलने की वजह से वो उसी बस में बैठ जाते हैं। वहाँ से बस निकल पड़ती है, लेकिन उस बस में 6 लोग सवार थे। पहला राम सिंह जो उस बस का ड्राइवर था, दूसरा मुकेश सिंह जो उस बस का कंडक्टर था, तीसरा अक्षय, चौथा पवन, पांचवा विनय और छठा राजू जो 18 साल से भी कम उम्र का था। ये चारों राम सिंह और मुकेश के दोस्त थे। 5 से 10 मिनट गुजरते हैं। उनमें से 3 लोग लड़की के बगल में बैठकर भद्दे कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्योति का दोस्त अश्विन इस बात पर उनका विरोध करता है। लेकिन वो 5 लोग मिलकर उसे पीटने लगते हैं और उसका पैसा, घड़ी और अंगूठी सभी चीज़ें छीन लेते हैं। उनकी दरिंदगी यहीं तक नहीं रुकती। वो उसे लोहे की लाठ से इतना पीटते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और अधमरा होकर वहीं बेहोश भी हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद वो सभी एक एक करके उस लड़की ज्योति सिंह का रेप करते हैं। उनमें से राजू नाम का शख्स इतना कमीना होता है कि वे उसके रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रात डालकर आग को कई टुकड़े में बांट देता है। रात के करीब 10:30 बजे बस जैसे ही महिपालपुर के फ्लाईओवर से होकर गुजरती है, वो सभी आसपास सुनसान देखकर उन दोनों को वहीं पर फेंक कर आगे की ओर चले जाते हैं। वहीं पर से गुजर रहे राजकुमार जो वहां पर पेट्रोलियम कर रहे थे, उनको बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही आवाज़ के पास जाते हैं तो उन दोनों की हालत देखकर तंग रह जाते हैं और सामने के होटल से वो कंबल लाकर उन दोनों पर डाल देते हैं। उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करते, लेकिन उनमें से सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि पुलिस वहाँ पर पहुँचकर उनको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय आपस में इस बात पर बहस करते हैं कि ये एरिया तुम्हारा है और ये मेरा। कोई कहता है ये मेरा है, ये तुम्हारा। कम से कम 10 मिनट इसी में बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फाइनली दिल्ली पुलिस उनको अपने साथ ले जाकर रात के करीब 11 बजे सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है, ये खबर मीडिया को लगती है, जो पूरा देश इस हवानियत को जानकर दंग रह जाता है। पुलिस भी पूरी जी जान से रेपिस्ट को ढूंढने निकल पड़ती है और करीब 48 घंटे गुजरने से पहले ही 4 आरोपी को पकड़ लेती है। जो पहला है राम सिंह जो ड्राइवर था, दूसरा पवन, विनय, चौथा मुकेश जो कंडक्टर था। लेकिन 2 लोग अभी भी फरार थे। 16 से 20 दिसंबर आ गया, लेकिन राजू और अक्षय अभी भी फरार थे। तभी 21 दिसंबर की रात पुलिस राजू जिसका असली नाम मोहम्मद हफीज था और अक्षय को भी पकड़ लेती है। और इधर ज्योति सिंह की तबीयत भी ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट उनकी इलाज करने का पूरा खर्च अपने ऊपर लेती है और उसे सिंगापुर के माउंट एजिजेब हॉस्पिटल में भेजकर इलाज कराने का आदेश देती है। ज्योति की इतनी बुरी हालत के बावजूद वह अपने माता पिता से कहती है कि वो अभी जीना चाहती है, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने उसको नया नाम दिया, निर्भया। लेकिन 29 दिसंबर की रात करीब 2:15 पर उसके कुछ शरीर के अंग ने काम करना बंद कर दिया,
जिस वजह से वह वहीं पर दम तोड़ देती है। उसके बाद भारत में पूरे आक्रोश और दंगा फसाद शुरू हो जाता है, जिस वजह से कोर्ट को इस केस पर जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 नवंबर 2013 को राजू को 17.5 साल अथवा नाबालिग होने की वजह से उसे 3 साल की सजा दी गई और सभी 5 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन उनमें से एक राम सिंह, जो उस बस का ड्राइवर था, वह जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेता है और बचे 4 लोग जो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं। और यहीं से कुछ कानून के अलग नियम होने की वजह से कानून के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसको फांसी दी जाती थी उसके लिए कानून ने 4 नियम पेश किए थे। पहला रिव्यू पिटीशन, जो अपना दोबारा केस स्टडी करने के लिए होता है। दूसरा करंट पिटीशन। तीसरा मर्सी पिटीशन, जो राष्ट्रपति से माफी के लिए था। चौथा रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन, राष्ट्रपति को अपने माफीनामा पर दोबारा विचार करना। इन्हीं 4 नियम की वजह से 2012 से 2018 तक ये चारों लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते रहे। कभी कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देता था तो कभी कोई याचिका डाल देता था, लेकिन आखिरकार दूसरी तरफ पे सुप्रीम कोर्ट भी इनकी सभी याचिकाएं खारिज कर देता था। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून 2019 को एक ब्लैक वारंट रिलीज कर दी है, जो कहती है कि 22 जून 2019 को इन्हें सुबह 5:30 पर फांसी देने का आदेश भी देती है। लेकिन भारत के कुछ कानून व्यवस्था के अलग नियम होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपना ब्लैक वारंट कैंसिल करना पड़ता है और एक बार फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट 1 फरवरी 2020 को ब्लैक वारंट रिलीज करती है। जो ब्लैक वारंट में लिखा था कि 22 फरवरी 2020 को 6:30 पर सुबह इनको फांसी भी दी जाएगी। लेकिन इस बार भी 3 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट अपना ब्लैक वारंट कैंसिल करना पड़ जाता है। लेकिन अब ये तीसरा राउंड था जो फाइनल भी था, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट 5 मार्च 2020 को एक ब्लैक वारंट रिलीज करती, जिसमें बोलती है कि इनको 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 पर इन्हें फांसी दिए जाने का आदेश भी देती है। अब भारत में एक मिनट एक दिन के बराबर और एक दिन कई साल के बराबर गुजर रहे थे। धीरे धीरे करके 20 मार्च का वो दिन भी आ जाता है जिसका पूरे देश को इंतजार था। और इस दिन 5:30 पर सुबह चारों को फांसी के फंदे में लटकाकर ज्योति सिंह उर्फ निर्भया को इंसाफ भी मिल ही जाता है। तो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी के सामने निर्भया कांड की सारी घटना बताते हुए विदा लेता है। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी घटना भरी क्राइम स्टोरी आपके लिए ला सकें।